हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेबी पेपर 1 में मॉड्यूल डी यूनिट 16 यानी पैरा बैंकिंग वाले को पढ़ रहे हैं। इसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग जहां से शुरू करेंगे, हम लोग को म्यूचुअल फंड से शुरू करना है। हम लोग अंडर राइटिंग तक देख चुके थे। म्यूचुअल फंड बिजनेस आप सबको पता है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम ओवर इट अगेन। तो जो बैंक है वो म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ये आपको पता है। खास बात ये भी कही गई है कि जहां पर भी अगर कोई म्यूचुअल फंड बैंक लॉन्च कर रहा है, सब्सिडरी या जो भी लॉन्च कर रहा है और उसके साथ में बैंक का नाम भी जुड़ा हुआ है, जैसे होता है ना एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो उस केस में बैंक को एक सूटेबल डिस्क्लेमर देना होगा इस स्कीम को पब्लिश करने पर से पहले कि किसी भी प्रकार का इस म्यूचुअल फंड में लॉस होने पर, शॉर्टफॉल होने पर बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ये नहीं है कि बैंक के जो डिपॉजिट है उससे आप म्यूचुअल फंड का लॉस रिकवर करो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं इंश्योरेंस बिजनेस की। कोई भी बैंक जो है वो इंश्योरेंस बिजनेस को रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पे नहीं कर सकता डायरेक्टली, लेकिन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर बेसिस पे कर सकता है। मतलब क्या हुआ, एसबीआई खुद अपनी पॉलिसीज नहीं बना सकता, लेकिन किसी के साथ जॉइंट वेंचर करके या एसबीआई अपनी सब्सिडरी एक इंश्योरेंस कंपनी बनाकर इंश्योरेंस का काम कर सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स अलग है, उनसे मत जुड़िएगा। कुछ कुछ कंडीशंस हैं इसके लिए कि कब वो कर सकता है इंश्योरेंस का। पहली बात, ये कम से कम उसकी 1000 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए मिनिमम। साथ ही साथ उस सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर को शुरू करने के बाद भी कम से कम 500 करोड़ बचना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कही है कि कम से मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड कैपिटल जो सीसी भी है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है 2.5% का, वो भी होना कंपलसरी है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो 3% से कम होने चाहिए। पिछले 3 साल में जो बैंक है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और उसकी जो अन्य सब्सिडरीज वगैरह है उनकी परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, उसके बाद ही वो ये काम कर सकते हैं। फिर जो पेंशन फंड मैनेजमेंट होता है बैंक्स का, उसके लिए कहा गया है कि वो काम करने के लिए भी एक सब्सिडरी सेटअप करी जाती है इस पर्पस के लिए। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? पहली बात, बैंक जो भी ये बिजनेस ऑफ पेंशन फंड मैनेजमेंट करेगा वो डिपार्टमेंटली नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए सब्सिडरी सेटअप करना पड़ेगा। जो मिनिमम नेटवर्थ है वो कितनी है? 500 करोड़ होनी चाहिए आफ्टर द इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, मतलब सब्सिडरी खोलने के बाद भी 500 करोड़ बचना चाहिए, जैसा कि अभी हमने ऊपर म्यूचुअल फंड उसमें इंश्योरेंस वाले में देखा था। ठीक है, तीसरी बात कही है कैपिटल कंजर्वेशन बफर मिनिमम जो है 2.5% जो आर्केड में बेसल के हिसाब से वो होना चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग नेट जो है एनपीए है वो 3%, पिछले 3 साल प्रॉफिटेबल, साथ ही साथ उसकी सब्सिडीज भी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज अगर वो शुरू करते हैं तो उसके लिए भी उनको एक सेपरेट सब्सिडरी बनानी पड़ेगी बैंक को, जो सिर्फ इसी पर्पस के लिए काम करेगी, और वो भी इसके लिए स्पेसिफिक प्रायर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से परमिशन मिल दी जाती है। और इसके बाद एजेंसी बिजनेस जो बैंक्स का होता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है फीस बेसिस पे। एजेंसी बिजनेस जो भी दिया जाता है बैंक, वो फीस बेस पे दिया जाता है, रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पर नहीं किया जाता है। एजेंसी बिजनेस जो म्यूचुअल फंड कंपनीज का अगर डिपार्टमेंटली किया जा रहा है तो उसके लिए कुछ एडिशनली कंडीशन है, जैसे कि जो भी यूनिट्स, मतलब जो नेट एसेट वैल्यू होती है ना, जो यूनिट्स होती है म्यूचुअल फंड्स की, उनका जो भी सेल परचेज होगा वो कस्टमर रिस्क होगा, वो बैंक उसमें किसी प्रकार का गारंटी नहीं देगा। उसको सेल परचेस कर रहा है, उसके बदले में फीस ले रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि अगर कोई लॉस हो गया तो बैंक उसको रिकवर करेगा, कोई बैंक गारंटी नहीं देगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की म्यूचुअल फंड जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ सेल और परचेज में काम करेगा, एज कस्टमर को एक फैसिलिटेटर की तरह काम देगा, लेकिन ना कि खुद एक्वायर करेगा, यानी खुद खरीद लिया और फिर खुद बेच रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। रेफरल सर्विसेज मतलब फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट्स जो है उनको नॉन रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पे थर्ड पार्टी को रेफर कर देगा। मतलब कोई भी ऐसी, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड है तो रेफरल सर्विस के थ्रू किसी और के थ्रू बेच देगा, अपना बता दिया भाई हमारे पास ये कस्टमर है, इनको रेफर कर दिया कि ऐसा करो आप इनसे क्रेडिट कार्ड ले लो, वो जो कॉन्सेप्ट चलता है ना। ठीक है, बस इसमें शर्त यह है कि उसको थर्ड पार्टी से काम करवाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी एएमएल गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। अपने रेपुटेशनल रिस्क को भी ध्यान रखना है, ये नहीं किसी और ने कार्ड इशू, किसी और ने फ्रॉड कर दिया और फंस गया बैंक, तो अपनी रेपुटेशन का भी ध्यान रखना है किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट के साथ डील करते हुए। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा ना, एमएटीएम वगैरह की फैसिलिटी होती है, जो नहीं छोटी छोटी दुकानें होती है, उसमें एक मशीन रहती है, पॉज मशीन रहती है, उससे आप कैश निकाल लेते हो, ये सब देखा है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में ही काउंट होता है। बैंक को एक्सप्लिसिटली ये कस्टमर्स को क्लियरली बताना होगा कि रेफरल सर्विसेज जो हैं वो सिर्फ फी या कमीशन बेसिस पर है, नॉन रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस पर है, मतलब किसी प्रकार का लॉस होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। रिटेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो रिटेल मतलब खुदरा एक तरह उसको बेचने के लिए, तो रिटेल मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने के लिए बैंक को कुछ कंडीशंस का फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को फ्रीली बेच सकती है, खरीद सकती है आउटराइट बेसिस पे, मार्केट प्राइसेस के हिसाब से, बिना किसी
रिस्ट्रिक्शंस के सेल और परचेज के पीरियड के बीच में। जो रिटेलिंग होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की वो ऑनगोइंग मार्केट रेट और यील्ड्स के हिसाब से ही होगी। इमीडिएटली अपॉन सेल जो भी करस्पॉन्डिंग अमाउंट डिडक्ट होगा बैंक से वो तुरंत ही SLR से भी माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक के पास सपोज करते हैं 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी, उन्होंने वो 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मान लीजिए उन्होंने कहीं वो SLR यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है ना CRR की तरह, आपको पता है SLR में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यूज़ करी जाती हैं उसको जो गैप फुलफिल करने के लिए। तो यदि बैंक ने उस 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में से 2 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची तो ओवरऑल SLR में भी वो 2 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी तुरंत कम कर दी जाएगी, ये बताया गया इसमें। ठीक है, जो इस सेबी अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज है उसमें मेंबरशिप के लिए भी बैंक को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, जैसे कि 500 करोड़ का मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए, वही कैपिटल कंजर्वेशन बफर की लिमिट पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, NPA जो है 3% से कम होना चाहिए और नेट प्रॉफिट होना चाहिए, पिछले 3 सालों में प्रॉफिटेबल होना चाहिए बैंक। ब्रोकिंग सर्विसेज अगर कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स की दी जाती हैं तो उसके लिए सेपरेट सब्सिडरी सेटअप करनी होगी इस काम के लिए, या फिर कोई एग्जिस्टिंग सब्सिडरी भी हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, उसके बाद ही ब्रोकिंग सर्विस बैंक प्रोवाइड कर सकता है। जो सब्सिडरी है सेटअप करनी है उसके लिए बोर्ड का अप्रूवल कंपलसरी है, इफेक्टिव रिस्क कंट्रोल मेजर्स फॉलो करने हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करना है। जो सब्सिडरी है वो स्ट्रिक्टली सारी चीज़ों की जो सेबी द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो करेंगे और इनका जो बोर्ड है वो कमोडिटी एक्सचेंज की तरह काम करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट अगर वेंचर कैपिटल फंड में बैंक को करना है तो बैंक को वेंचर कैपिटल फंड यानी VC फंड में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी RBI की परमिशन लेना कंपलसरी है। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे यूज होता है, कितने प्रकार का होता है, वो सब पिछले वीडियोस में डिस्कस हो चुका है, प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट इट। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनके लिए कहा गया है कि ये भी सेबी के गाइडलाइंस के अंतर्गत ही आते हैं। जिन बैंक्स को मनी मार्केट म्यूचुअल फंड सेटअप करना है उनको पहले RBI से क्लियरेंस लेना होगा, उसके बाद सेबी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रोच करना होगा, मतलब RBI से परमिशन और सेबी से रजिस्ट्रेशन। चेक राइटिंग फैसिलिटी अगर जो होती है इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब जिसमें म्यूचुअल फंड या मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर चेक राइटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो भी बैंक अगर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड सेटअप करता है या टाई अप अरेंजमेंट करता है स्पॉन्सर बैंक के साथ, तो जो टाई अप है बैंक के साथ वो बैंक इस बात को क्लियरली अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन करेगा कि हमारी चेक फैसिलिटी इसके साथ चल रही है। ठीक है, जो फैसिलिटी है वो उसमें ये कहा गया है कि मिनिमम लॉक इन पीरियड जो होगा वो 15 दिन का होगा। अगर गिफ्ट बॉन्ड है या गिल्ट बॉन्ड है या लिक्विड इनकम स्कीम है तो फिर 15 दिन की कंडीशन नहीं उस पर लागू होती है। बैंक को यह इंश्योर करना होगा जो भी ड्राइंग अकाउंट है उसमें प्री फंडिंग होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये नहीं कि चेक वहां से आया और आपने पेमेंट कर दिया, मतलब उस जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है उसमें प्री फंडिंग है, उसमें पहले से पैसा होना चाहिए तभी वो चेक एंड राइटिंग फैसिलिटी यूटिलाइज कर सकते हैं। सेफ्टी नेट स्कीम क्या होता है? देखिए सेफ्टी नेट एक नई चीज़ है मार्केट में कंपेरेटिवली, अभी 10-12 साल हुए हैं इसको। सेफ्टी नेट स्कीम बेसिकली वो होता है जहां पे कंपनी के प्रमोटर्स ये अश्योर करते हैं कि बायबैक 6 महीने के अंदर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आज IPO लॉन्च हुआ किसी कंपनी का और यदि उसकी वैल्यू 6 महीने में घट गई सर्टेन परसेंटेज या सर्टेन अमाउंट से, तो जो बैंक है वो इस बात की गारंटी देता है कि भाई हम आपका जो ये IPO का वैल्यू घटा है उसको बायबैक करेंगे, आपसे वापस कर दो। 6 महीने के लिए उसको नुकसान से बच रहा है, उसके बदले फीस लेते हैं, ऑब्वियसली कमीशन लेते हैं। ये गाइडलाइंस 2012 में सेबी द्वारा इसके लिए गाइडलाइंस भी लाएंगे। सेबी ने इसके ड्राफ्ट नॉर्म्स भी प्रपोज किए थे जिसमें ये और उस जो रिसर्च मतलब जो गाइडलाइंस आई या जो पेपर्स तैयार हुए उसमें रिपोर्ट में ये भी आया कि 2008 से लेके 2011 के बीच जो भी IPO लॉन्च हुए उसमें 117 कंपनी में से 62% कंपनीज ऐसी थी जिनका IPO जिनका शेयर वैल्यू अगले 6 महीनों में गिर गया, इसीलिए सेफ्टी नेट फैसिलिटी शुरू की गई थी। ठीक है, तो सेफ्टी नेट जो भी है उसमें बैंक सब्सिडी वो सब इन्वॉल्व होंगे, RBI की परमिशन वो सबको पता है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आई होप यू लाइक द सेशन, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इसके बाद हम लोग बस लास्ट चैप्टर करेंगे इसका मॉड्यूल का और हमारा ये पूरा मॉड्यूल और पूरा पेपर एक खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।